हेलो एवरीवन, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, उसका नाम है डेवलपमेंट। उसके पहले मैं आपको स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक्स को डिटेल्ड वे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप क्लास 9 से 12 तक बिलोंग करते हो तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी की डिटेल्ड वे में कवर किया जाएगा। और आपने पिछले सेशन में भी देखा होगा, मैंने 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ में सॉल्व किया है और डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप यूजी प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे हो, आप पीजी प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एनटीयू जैसे नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, या फिर आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने को चुना है, या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन तमाम तरह के क्वेश्चंस को, टॉपिक को हम इस चैनल के थ्रू डिटेल्ड वे में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, डेवलपमेंट है ना। क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट है क्या। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होती है। यानी कि किसी इंडिविजुअल के लिए अगर एक लेम्बोर्गिनी कार खरीदना उसके डेवलपमेंट कहलाती है, तो किसी के लिए नेचर के बीच में जाकर अपने लाइफ को अच्छे तरीके से व्यतीत करना, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकती है। यानी कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन। जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होगा, जरूरी नहीं वो अदर पर्सन के लिए भी वही डेवलपमेंट होगी। उसकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से आप देखते हो क्या, जो आतंकवादी लोग होते हैं बेसिकली, तो उनका जो पर्पस होता है वो होता है कि ह्यूमन काइंड का खात्मा करना। बात समझ में आ रही है। लेकिन वो समझते हैं कि उनमें ही उनकी खुशी मिलती है, उनका डेवलपमेंट है कि लोग उन्हें जाने, उनका डर बना रहे लोगों के बीच में। लेकिन वो क्या है, हमारे लिए खतरनाक होता है वो, हम वैसा चीज़ें नहीं चाहते। ठीक है, हमारे लिए वो डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है। तो कहने का मतलब है, किसी के लिए वो चीज़ें डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, जैसे हमारे लिए, जो बाकियों के लिए क्या होता है, उनका डेवलपमेंटल गोल्स होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या, इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल वांट मोर इनकम। हर लोग चाहते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो उनके पास में, जैसे घर हो, गाड़ी हो, ज़मीन जायदाद, सारा कुछ, दैट वन कैन बाई विथ इट, जो पैसों की मदद से वो परचेज कर सकते हैं। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। और ये उनमें से एक फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा लाइफ जो क्या करता है, निर्भर करता है। हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उन चीज़ों को परचेज करके अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, हाउ एवर द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। कहने का मतलब ये है, वो जो मनी का जो फैक्टर था केवल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, लेकिन उसके अलावा भी नॉन मटेरियल थिंग्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी फ्रीडम। हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां हमारे राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे पास जो अधिकार है उसका हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सके, वो हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए अपने नेशन के थ्रू में, और हमें इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो हर एक लोग की अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है। द डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो केवल ज़्यादा पैसा होना ही डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि नॉन मटेरियल चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। अगर हम सारे चीज़ों से संपन्न हैं तो कह सकते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। और डेवलपिंग कंट्री की तरफ अगर आप बात करते हो भारत के संदर्भ में, तो भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है। क्या है, अब मैं थोड़ा सा ना आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, है ना, अगर मैं बात करता हूँ डेवलप्ड कंट्री, एक होती है
अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। और एक कंट्री होती है डेवलपिंग, डेवलपिंग, ठीक है। तो देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले जानो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो क्या है, डेवलपिंग है। हम क्या कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। जैसे कि डेवलप्ड कंट्री का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, जैसे कि आप कह सकते हो क्या, पाकिस्तान, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो तो आसान तरीके से समझ पाओगे। अब एक बात को समझो, किस बेसिस पे इन्हें अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है। अगर मैं कहता हूँ भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो कहने का मतलब है भारत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अभी ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। यानी कि भारत के पास जितना क्षमता है उस क्षमता पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, गिवन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज या फिर मैन मेड रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है। अभी भी कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट बहुत कम है जिसे इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत कम है जिसे इम्प्रूव करना है। अभी भी वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती जो बाकी डेवलप्ड नेशन में देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो यूएसए को हम डेवलप्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूएसए अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइज करता है या फिर कर चुका है, इसीलिए हमने उसे डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में डाला है। लेकिन अगर बात किया जाए पाकिस्तान, जो कि मैंने अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में डाला है, तो वो इसीलिए डाला है कि भले ही उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ना हो, लेकिन बावजूद उसके वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा होता है। होने के बावजूद भी अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी बात करूँगा तो आप देखोगे क्या, उनके पास बहुत सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, बट स्टिल वहाँ के बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है, पुअर है। कहने का मतलब है कि उनके पास वैसी सुविधाएं नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, वहाँ के लोग इतने स्किलफुल नहीं हैं जिनका इस्तेमाल करके अफ्रीकन नेशन या फिर पाकिस्तान अपने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकती है और डेवलपिंग के पाथ पे चल सकती है या फिर डेवलपमेंट के पाथ पे चल सकती है। बात समझ में आ रही है। तो डेवलप्ड नेशन वैसे नेशन होते हैं जो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। डेवलपिंग नेशन वैसे नेशन होते हैं जो डेवलपमेंट की राह पे चल रहे होते हैं, यानी कि तेज गति से बढ़ना शुरू कर रहे होते हैं। और आपने अभी भी सुना होगा कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के उभर रही है। कहने का मतलब है हम डेवलपमेंट के पाथ पे चलना शुरू कर चुके हैं। और अंडर डेवलप्ड कंट्री वैसे कंट्रीज होते हैं जो गिवन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज वो बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है ऑप्टिमल लेवल पे, इस कारण से वो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, जैसे कि हमारे पास टेलीफोन हो, कार हो, मतलब जो चीज़ें हम चाहते हैं वो मटेरियल के तौर पे हमारे पास मौजूद हो, हमारे पास उतने पैसे हो जिसके इस्तेमाल करके हम उन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी होने चाहिए, जैसे कि हमारी फ्रीडम, हमारा राइट, हमारी इक्वालिटी, वो सारा कुछ अगर हमारे पास है तो हम कह सकते हैं क्या, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि सारे लोगों के पास जो नेशन में रह रहे हैं उनके पास भी उन तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं क्या, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि हमारी देश की भी विकास हो रही है। बात समझ में आ रही है। डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। और कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर, देश के विकास को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। ठीक है, किसी को लगेगा हमारा देश विकसित कर रहा है, किसी को लग सकता है हमारा देश और ज़्यादा पीछे जा रहा है। अलग लोगों की अलग पर्सपेक्टिव होती है ना। National development is one of the development which is defined as the ability of the nation for improving the citizens' lives। यानी कि किसी भी देश का उतना क्षमता होना चाहिए कि वो अपने नागरिक के लाइफ को बहुत अच्छा कर सके, बहुत बेहतर बना सके, है ना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट विच मे डेवलपमेंट फॉर वन एंड मे बी कन्फ्लिक्टिंग फॉर अनदर, बिकॉज नेशनल डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वेयर एज सोशल डेवलपमेंट, cultural development and economic development can be development for one but disasters for another। अब इस बात को समझिए,
देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है और अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ बताया गया है कि किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए वो खतरनाक साबित भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, अब आप इस तरीके से सोचो, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, पारित कर दिया है कि एक बहुत बड़ा ब्रिज वो कंस्ट्रक्ट करने वाली है। अब जिस लोकेशन पे वो बहुत बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाली है गवर्नमेंट, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके, जो बहुत ज़्यादा रश होता है, जो ट्रैफिक उत्पन्न होती है, वो सारा कुछ रिड्यूस हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक फ्लाईओवर का निर्माण के लिए क्या किया है, एक पॉलिसी जारी की है। बात समझ में आ गई, उसने एक योजना तैयार की है। लेकिन उस लोकेलिटी में बहुत सारे वैसे लोग रहते थे जो गरीब तबके से बिलोंग करते थे, जिनके पास अपने घर नहीं होता था और वहाँ पे वो झुग्गी झोपड़ी लगाकर वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को पारित किया, वहाँ पे उन लोगों को खाली करवाना पड़ेगा जगह को। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप देखोगे तो हमारे लिए तो वो सुख सुविधाएं लेकर आएंगी, हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, हमारी जो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके कारण से जो हमारे लिए डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी के लिए डिजास्टर लेकर आ रहा है। कहने का मतलब हमने इस तरीके से किसी के घर को भी छीना है। बात समझ रहे हो? यानी कि किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिजास्टर भी साबित हो सकता है। और ये बहुत अच्छा प्राइम एग्जाम्पल था जिसके जरिए आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम किस तरीके से अलग अलग कंट्री को, देश को और स्टेट्स को, राज्य को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हमें किसी राज्य को या फिर देश को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ में, तो हम टारगेट किसे करते हैं, उनके इनकम पे, कि वो राज्य कितना ज़्यादा धनवान है दूसरे राज्य की तुलना में, या फिर कोई एक देश कितना ज़्यादा धनवान है दूसरे देश की तुलना में। और वो पता कैसे चलता है, जब वहाँ के लोग धनवान होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा क्या होंगे, और वेलफुल होंगे, उनका ज़्यादा वेलफेयर हो रहा होगा, वो ज़्यादा बेहतर होंगे वैसे कंट्री की तुलना में जिनकी इनकम कितनी होगी, लो होगी। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसा हमें पता है क्या, अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस वॉट एन एवरेज पर्सन अर्न्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा कि हमने, मान लो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं कहता हूँ यूएसए को क्या, डेवलप्ड नेशन, मैंने अभी कहा ना यूएसए को क्या कहा, एक डेवलप्ड नेशन कहा, और मैंने इंडिया को क्या बताया, इंडिया को मैंने बताया एक डेवलपिंग नेशन। बात समझ में आ रही है? भारत अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब एक बात को समझो, लेकिन भारत की जो आबादी है ना वो दुनिया में अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब भारत की जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 पे आती है। आपने रिसेंट में देखा होगा, नंबर 1 पे आती है 1.42 बिलियन। ठीक है, ये आपने सुना होगा, अभी चाइना को भी हम लोग सरपास कर चुके हैं। और अगर बात यूएसए के पॉपुलेशन की हो तो यूएसए के पॉपुलेशन से ज़्यादा तो केवल हमारे बिहार यूपी की ही पॉपुलेशन है। अगर भारत की आप केवल 2 राज्यों को मिला दोगे, बिहार प्लस यूपी, तो वो यूएसए के पॉपुलेशन से भी आगे निकल जाएगा। तो बात यहाँ पे समझ में आ रही है आपको। अगर मैं कहता हूँ कि यूएसए का इनकम बहुत ज़्यादा है, तो हमें इन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएसए में इनकम तो ज़्यादा है, बात समझ में आती है, वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर यूएसए को भी भारत जितनी आबादी का सामना करना पड़ता या फिर इतने आबादी को मैनेज करना पड़ता, तो शायद यूएसए भी अभी डेवलपिंग कंट्री की ही कैटेगरी में आता। आप मेरी बातों को समझ रहे हो? भारत को इतने बड़े आबादी को सपोर्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को उतने आबादी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस कारण से क्या है, भारत अभी डेवलपिंग नेशन के तौर पे आता है। हालांकि ये देखा जाए तो एक तरीके से अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि जो भारत की आबादी है वो यंगर पॉपुलेशन की है। और उसके उलट अगर आप चाइना की आबादी देखते हो, अब जापान की आबादी देखते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ओल्ड एज में जा चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बूम भी साबित हो सकती है, फायदेमंद भी साबित हो सकती है। बट स्टिल भारत में एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पता है, बेसिक इकोनॉमिक्स के तौर पे हम जानते हैं, इंसान की जो वांट्स होती है, जो डिज़ायर होती है, वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी में, वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, कहने का मतलब है रिसोर्सेज की कमी है, तो अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे
इसके कारण से उन रिसोर्सेज की प्राइस बढ़ जाएगी, जिसके कारण इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है, दैट इज़ महंगाई का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हर नेशन को अपने पॉपुलेशन को मैनेज करने की तरकीब भी निकालनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब जो तुलना करते हैं हम लोग वो कैसे करते हैं, एवरेज इनकम निकालते हैं। और एवरेज इनकम को आप पर कैपिटा इनकम भी कर सकते हो, PCI, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब देखो आप इसे कैलकुलेट कैसे करते हो। आप इसे कैलकुलेट करते हो कि पूरे नेशन की, आपके जितने लोग हैं उनकी टोटल कमाई कितनी है। तो हर एक इंडिविजुअल की कमाई को आप काउंट नहीं कर सकते, आप जाकर उनसे पूछ नहीं सकते हो एक एक इंडिविजुअल से। तो आप क्या करते हो, एवरेज ही काउंट करते हो। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, आप कैसे बताते हो, उसका एवरेज काफ़ी अच्छा रहा है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी रही है, उसने 10 मैच का मान लो अगर लगातार उसने गेम खेला है और अगर उसकी एवरेज 50 की है, तो आप समझ सकते हो क्या, किसी में वो डक पे भी आउट हुआ होगा, यानी कि वो जीरो पे भी आउट हुआ होगा, और किसी मैच में उसने सेंचुरी भी मारी होगी। लेकिन जब आप उसका एवरेज निकालते हो तो आपको 50 का एवरेज देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो क्या, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि 10 मैच में जो उसकी एवरेज रही है वो 50 रन की रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि हर एक मैच में प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल का सैलरी पूछना, इनकम पूछना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम लोग एवरेज इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और वो आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आपकी जो टोटल नेशनल इनकम होती है डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। देखो मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, आपकी टोटल नेशनल इनकम दैट इज TNI डिवाइडेड बाई आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है। वैसे आपको क्या मिल जाता है, एवरेज इनकम मिल जाता है या फिर पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। ठीक है, अब देखो क्या बताया जा रहा है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 12,056 पर एनम, यानी कि हर एक साल, एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट उसके तहत अगर किसी लोगों की पर कैपिटा इनकम बात हो रही है ना, अगर किसी व्यक्ति की जो आय है वो $, कितनी है, 12,056 पर एनम, वो इतनी है, तो वो क्या होगी, वो रिच कंट्रीज कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो रिच कंट्रीज कहने का मतलब देखो यहाँ पे, अगर मैं मान लेते हूँ, अभी इमेजिन कीजिए कि $1 का जो वैल्यू है वो 80 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, आप सिंपल मान लो कि वैसे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट उसने क्या बताया, $12,056 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या करोगे, अगर इंडिया में कैलकुलेट करना हो तो 12,056 इंटू 80 करोगे आप, जो निकल कर आएगा XYZ। अब कहोगे क्या, अगर इतना आता है बेसिकली तो वो कैसा कंट्री कहलाएगा, वो रिच कंट्री कहलाएगा, क्योंकि वहाँ का पर कैपिटा इनकम इतना है। ठीक है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 955 और लेस, अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो एवरेज इनकम है वो $955 या फिर उससे कम है, तो वैसी कंट्री क्या कहलाएगी, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया, और डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल के तौर पे आप USA को ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंड, हाँ, अब देखिए क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन बिसाइड्स एवरेज इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम केवल एवरेज इनकम को बात ना करें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे डेवलपमेंट को। जैसे क्या है वो, पब्लिक फैसिलिटीज़, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई जाती है अपने नागरिकों को। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास रोड्स हो, रेलवेज हो, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो, वाटर हो, ये सारी सुख सुविधाएं भी होनी चाहिए साथ साथ, एवरेज इनकम के साथ साथ। एवरेज इनकम तो ज़्यादा हो ही, साथ ही साथ जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास होनी चाहिए, तब जाकर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट की पाथ पे आसानी से चल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, आज के ज़माने में लोग डेवलपमेंट की बात नहीं करते,
ठीक है, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। वो कैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है आप अपने रिसोर्सेज के, आसपास के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हो ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी आप उसे बचा कर रखना चाहते हो। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लो क्या है, एक ये पॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे आप? बचपन में खेला करते थे, नहाया करते थे, ठीक है। आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस पॉन्ड से, उस तालाब से। आपका बचपन बीता है वहाँ पे खेलते कूदते हुए। अब मान लीजिए आप चाहते हो क्या कि जब आपके भी बच्चे हो, आपका भी जनरेशन आए, तो वो भी उस पॉन्ड में उसी तरीके से खेले कूदे, उसकी भी मेमोरीज बने जिस तरीके से आपने अपने बचपन को बिताया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बड़े होने शुरू हो गए, वैसे वैसे इस पॉन्ड में लोग जाकर क्या करने लगे? आसपास के लोग कचरा को डंप करना शुरू कर दिए। इस कारण से क्या हो गया? वो जो पॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया। वहाँ की मछलियाँ जो थी वो मरना शुरू हो गई। वहाँ की पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गई और उसके कारण से तरह तरह के जो मच्छर पैदा होते हैं ना, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलनी उत्पन्न हो गई। अब कहने का मतलब क्या है? वो जो पॉन्ड जहाँ से आपकी यादें जुड़ी थी, जहाँ पे आपका बचपन बीता है, वो काफ़ी साफ सुथरा हुआ करता था एक ज़माने में। लेकिन अभी आपने उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जिसको आपने क्या बना लिया? एक कचरे का ढेर में कन्वर्ट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाले जनरेशन भी उन चीज़ों का लाभ उठाए, तो आप क्या करोगे? आप उसे प्रोटेक्ट करोगे, उसमें गंदगी डालने से लोगों को मना करोगे, वहाँ पे बोर्ड लगा दोगे कि यहाँ कचरा ना फैलाए, यहाँ गंदगी ना डंप करे बेसिकली। तो कहने का मतलब है आप अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे होते हो ताकि आप भविष्य की जनरेशन के लिए भी क्या कर रहे हो? बचा रहे हो। बात समझ में आ गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आप प्रेजेंट में भी क्या कर रहे हो? उस तरीके से यूटिलाइज करते हो उन चीज़ों को ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन के साथ भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। और साइंटिस्ट हमेशा से ये वार्न करते आ रहे हैं क्या, जिस तरीके से आज हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी गंदगियाँ फैल रही हैं, हम कचरा का ढेर जो बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, वो कहीं से भी अच्छी आदतें नहीं है, जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा हमें आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। और जो हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है, जैसे कि आप जान रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है ना। जिसके कारण से क्या होती है? ग्लेशियर्स पिघलती है, और जब ग्लेशियर्स पिघलती है तो आप देखते हो क्या, सुनामी और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे जो मतलब रीजन्स होती है वो तबाह हो जाती है, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, क्यों? ओवर यूज कर रहे हैं उसका, जिसके कारण से जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और ज़्यादा कम होता चला जा रहा है, और हम उतना ही ज़्यादा डीप डाउन जाकर क्या करते हैं? उसे डिग करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जाम्पल आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम? अगर हम लगातार बहुत ज़्यादा यूसेज करना शुरू कर देंगे तो ये एक समय के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है इन सारे चीज़ों का ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना चाहिए, और इसी का परिणाम है कि आज आप देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना ज़्यादा मार्केट में अभी चलना शुरू हो गया है, और सारे नेशन उसके काम करना शुरू कर चुके हैं। और ये लोग कहा भी जाता है कि आने वाला जो जनरेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है ना। ग्रीन एनर्जी की जो बात होती है, जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स का भी पार्ट है, ठीक है। और 2030 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भारत सरकार की भी ये टारगेट है कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो क्या करे? वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो, है ना, ईवी हो। बात समझ में आ रही है? एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली प्राप्त हुआ है, अगर हम धड़ल्ले से पेड़ पौधे को काटते चले जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी हमारे पास से। और फिर हम फ्रेश एयर को भी इनहेल नहीं कर पाएंगे, पॉल्यूशन और ज़्यादा हमें तबाह कर देगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, हमारा जो ये टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन हमें डेवलपमेंट का सही मकसद भी समझना था। अगर मैं पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करूँ तो हमने क्या सीखा? Understanding of economic development will introduce us to the idea of development in terms of an economy। एक अर्थव्यवस्था के लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, हमने इन चीज़ों के बारे में समझा। इट डिफाइंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक, ये क्या डिफाइन करता है? डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में बातें करता है। लिटरेसी रेट के बारे में बातें करता है, यानी कि एक रीजन में लोग कितना ज़्यादा लोग फुल लिटरेट है या फिर इलिटरेट है। जैसे भारत के केस में आप देखते हो क्या, सबसे जो ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो केरला की होती है
है ना। अधिकतर बार हम सुनते हैं क्या, जो केरला है वो हमेशा टॉप करता है लिटरेसी रेट में। उसके बाद देखो क्या है, IMR। IMR क्या है यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मोर्टैलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता क्या है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कहने का मतलब क्या है, इन्फेंट का मतलब क्या हो गया बच्चा, और मोर्टैलिटी का मतलब क्या हो गया मृत्यु दर। बात समझ में आ रही है, मोर्टैलिटी रेट का मतलब क्या हो गया मृत्यु दर। तो कहने का मतलब है जो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है अभी और वो 1 साल की उम्र पहुंचने के पहले ही वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो वो क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। यानी कि 1000 बच्चों में से, कहने का मतलब है वैसे बच्चे जो 1 साल की उम्र पहुंचने के पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है वो कहलाती है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। उसके बाद आता है आपका HDI। HDI यहाँ पे क्या बता रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और देखो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे ना एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट। उनका नाम है, आई थिंक उनका जो नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ सॉरी, उनका जो नाम है वो है महबूब उल हक। महबूब उल हक। हालांकि ये 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी लोग स्टेट PCS के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है महबूब उल हक, उनके द्वारा दिया गया था ये 1990 में, ठीक है, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है 1990 में। और अगर भारत के इकोनॉमिस्ट की बात करोगे तो इससे एक और जो इकोनॉमिस्ट है इंडिया के वो भी एसोसिएटेड है, और उनका नाम क्या है, अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक है। ये भी जो नाम है उनके साथ एसोसिएटेड है। अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाए इनमें से कौन से नाम जो है वो एसोसिएटेड है HDI के साथ में, तो वो कौन है, हमारे अमर्त्य सेन भी हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं। तो ये 1990 में दिया गया था महबूब उल हक के द्वारा। और बेसिकली यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स को लेते हैं वो 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। वो जो 3 इंडिकेटर्स है HDI के, वो है आपके, पहला आता है लिटरेसी, ठीक है, दूसरा आता है आपका हेल्थ, ठीक है, और तीसरा आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और बेसिकली कहने का मतलब है जिस नेशन में ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी वहाँ का क्या होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होगा। कहने का मतलब है उनकी जो रैंकिंग होगी HDI की वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर रैंकिंग की जो बात मेरे मुंह से निकली है बेसिकली, तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हिंट कर देता हूँ। मुझे इसके लिए पहले थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कहीं स्पेस है कि नहीं। हाँ यहाँ पे है स्पेस। अगर मैं HDI की बात कर रहा था और मैंने बात की है रैंकिंग को लेकर, ठीक है, तो रैंकिंग को लेकर भी एक बात को जान लीजिए। अगर आपसे टॉप 3 की रैंकिंग पूछी गई ना, टॉप 3 की रैंकिंग, तो अब इतनी चीज़ों को याद रखो। तो पहले नंबर पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। देन उसके बाद आता है आपका आइसलैंड या फिर नॉर्वे, आई थिंक नॉर्वे होना चाहिए सेकंड पे, नॉर्वे। एंड थर्ड पे है आइसलैंड, ठीक है। अब एक बार फिर भी चेक कर लेना फर्दर, बट ये सीक्वेंस होना चाहिए। अगर भारत की बात होती है, इंडिया की बात होती है, तो अभी का करंट पोजीशन अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो करंट HDI रैंकिंग है वो है 132nd, ठीक है, 132वां रैंक है। हालांकि पिछले बार ये 131 थी, अभी वो और पीछे चली गई है, एक रैंक नीचे आ गई है, 132, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ HDI को लेकर, तो आई थिंक HDI में टॉप 3 को आप याद रखो। उसके बाद जो भारत की जो पोजीशन है वो अभी बांग्लादेश से भी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, HDI रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो। एनीवे खैर HDI को लेकर इतना बात आप जानो, ये किसके द्वारा दिया गया था, भारत के कौन से इकोनॉमिस्ट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ये कब दिया गया था, 1990 में। और जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, उनके द्वारा ये चीज़ें दी गई थी। और यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स लिया गया है बेसिकली, आपकी लिटरेसी, एडुकेशन, हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं जो NCERT के क्वेश्चंस है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय,
जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, उसके पर कैपिटा इनकम के द्वारा, उसके एवरेज लिटरेसी लेवल के द्वारा, उसके हेल्थ स्टेटस के द्वारा, या फिर सभी चीज़ों के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंट्री का अगर हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा हो, एवरेज लिटरेसी लेवल अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, तो वो ओवरऑल क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी। इसीलिए क्या होगा आपका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। देखो वो क्वेश्चन आ ही गया है ना, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप श्रीलंका को देख पा रहे हो। और अभी अगर श्रीलंका की रेटिंग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका तो बेहतर है ही। खैर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से भी अभी देखोगे आप तो क्या है, वो बेहतर है भारत से। उसका भी जो रैंक है वो 73rd है। ठीक है, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 73rd है उसकी रैंकिंग। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात की जाए देन पाकिस्तान की जो रैंकिंग है आई थिंक 160 या फिर 161 के अराउंड में आपको मिलेगा। ठीक है, 161st। देन अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो ये पीछे है अभी, इसकी रैंकिंग जो है वो है आपकी 143 के आसपास। एंड बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो है बेसिकली 129th है ना। और जो भारत के बारे में मैंने बता दिया आपको, इंडिया की जो करेंट रैंकिंग है वो है 132। तो इसके हिसाब से देखोगे क्या, यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन फिर सही हो जाएंगे, बांग्लादेश भी सही हो जाएगा और श्रीलंका भी सही हो जाएगा। बेसिकली भारत से इनकी पोजीशन अभी ज़्यादा है, अच्छी बेहतर है अभी। ठीक है, नेपाल है जो वो पीछे है और पाकिस्तान है जो वो पीछे है। मैंने सबकी रैंकिंग आपको मेंशन कर दी है यहाँ पे। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। एक कंट्री में 4 फैमिली रहती है, ऐसा आप एज्यूम करो। और जो उनकी पर कैपिटा इनकम है इन चारों फैमिली की, वो क्या है, वो है आपकी जो एवरेज इनकम है वो है 5000 की। यानी कि टोटल नेशनल इनकम आपको गिवन हो गया है ना, 5000। 4 फैमिली है और उन सबकी कमाई कितनी है, 5000 रुपये है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज़ 4000, 7000 एंड 3000। और जो पहली फैमिली है उसका जो इनकम कितना है वो है 4000, दूसरे का है कितना 7000, तीसरे का है कितना 3000 और चौथे का हमें पता ही नहीं है, तो उसे हम एक्स मान लेते हैं। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली, तो फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी। अब देखो इन चारों का इनकम कितना था टोटल, वो निकल कर आ रहा था आपका 5000। ठीक है, यही निकल कर आ रहा था बेसिकली। तो अब हमें पता करना है कि इन चारों का इनकम कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन बेसिकली। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे तरीके से कर सकता हूँ, टोटल इनकम हो गई है और टोटल पॉपुलेशन कितने थे, वो थे 4, यानी कि 4 ही फैमिली थी। अब आप इसे फर्दर जोड़ते हो, कितना आता है, वो आता है 14000 डिवाइडेड बाई आप 4 करोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 करोगे और ये प्लस एक्स, हमें प्लस एक्स भी मेंशन करना है। और ये किसके बराबर दिया गया था नेशनल इनकम, वो दिया गया था 5000 के बराबर। अब सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स आप करो, 14000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5000 इंटू क्या करोगे 4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो यानी का मतलब है ऐसे 4। आप क्या करते हो 14000 इक्वल टू 5000, 20000 माइनस एक्स, या फिर एक्स को इधर कर देते हैं बेसिकली। अच्छा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना, प्लस एक्स इक्वल्स टू 20000। और फिर सिंपल आप क्या करोगे 20000 एक्स इक्वल्स टू 20000 माइनस 14000 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6000। तो जो फोर्थ फैमिली थी उसकी इनकम कितनी थी, 6000 की थी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था ये, जो आपको बेसिक मैनिपुलेशन करना था इक्वेशन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। जैसा कि हमने देखा था ना, वर्ल्ड बैंक ने 2017 में कैसे डिफाइन किया था कि जिस भी कंट्री की जो इनकम होगी वो 12056 होगी, उसे रिच बताया था। जिसकी 955 या फिर उससे लेस है उसे बताया था क्या, लो इनकम कंट्रीज बताया था। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर भारत को लिया गया था। Other important factors including literacy rate, infant mortality rate and health care are ignored by classifying these countries। अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया ना, इसे इग्नोर कर दिया। जो अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे इग्नोर किया गया और केवल टारगेट किया गया है एवरेज इनकम को। और केवल उसके बेसिस पे ही बताया गया है कौन सी कंट्री जो है वो हाई इनकम कंट्रीज है या फिर लो इनकम कंट्रीज है।
तो केवल एक ही इंडिकेटर लेना कहीं किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता है ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट मेंशन बाय द वर्ल्ड बैंक। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहने का मतलब है किसी के हाथ में 10,000 रुपये का इनकम आ रहा है और किसी के हाथ में महज 1,000 रुपये का ही इनकम आ रहा है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि 2 फैमिली ही है और अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 5500 का, 5500। किस तरीके से, मान लो 2 फैमिली है, टोटल इनकम कितनी हो गई, 11,000 की हो गई ना। 10,000 प्लस 1,000 आप करोगे इस तरीके से, आप करोगे डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा आपको देखने को मिलेगा 5500। तो कहने का मतलब एवरेज निकल कर आ रहा है तो पता क्या चल रहा है कि 5500 की इनकम है, लेकिन यहाँ पे इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी ने 10,000 रुपये जनरेट किए और किसी को महज 1,000 रुपये ही मिला है। तो यहाँ पे हो गया ना बहुत बड़ा गैप। द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था नहीं बता सकती है कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है रिसोर्सेज का, जो हमने अभी इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। आगे देखिए 5th नंबर, इन वॉट एस्पेक्ट्स इन द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, केवल पीसीआई को ही टारगेट किया था, डेवलपमेंट का इंडिकेटर माना था, एवरेज इनकम को बेसिकली, है ना, एवरेज इनकम को। लेकिन जो यूएनडीपी होता है, यूएनडीपी कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, सारे चीज़ों को अकाउंट में लेता है। सारे चीज़ों कहने का मतलब आपकी हेल्थ स्टेटस, आपका पर कैपिटा इनकम, आपकी एजुकेशनल लेवल, जैसा हमने एसडीआई में देखा था। और वर्ल्ड बैंक केवल क्या कर रहा था, एवरेज इनकम को ही टारगेट कर रहा था। तो इसीलिए जो यूएनडीपी का जो इंडिकेटर है वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है एज कंपेरिजन टू वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू वी यूज एवरेजेस। हम एवरेज क्यों लेते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हर एक इंडिविजुअल से पूछना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हम पूरे पॉपुलेशन से 1 बाय 1 नहीं पूछ सकते, इसीलिए हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको विराट कोहली के एग्जाम्पल से भी समझाया है। आर देयर एनी लिमिटेशन, यस, उनका लिमिटेशंस है उनके यूज का। क्यों, क्योंकि जो एवरेज इनकम भी होता है बेसिकली वो भी ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो हमने देखा है अभी 10,000 और 1,000 वाले केस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इनकम गैप भी हो सकता है। ठीक है, जो आप एग्जाम्पल से समझा भी सकते हो, जो मैंने अभी आपको समझाया भी है, आप इस एग्जाम्पल को भी देखकर उन चीज़ों को समझ सकते हो बेसिकली। तो वहाँ पे लिमिटेशंस है, ठीक है, वहाँ पे आप एवरेज निकालते हो तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए किसी इकोनॉमी को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि वहाँ का एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा केस नहीं हो सकता। वहाँ पे आप एक बात याद रखो, इकोनॉमिक्स में ना हम लोग 80-20 का रूल पढ़ते हैं। 80-20 का रूल ये बताता है कि 80% लोगों का पैसा जो है ना वो केवल 20% लोगों के पास में है। तो बात समझ रहे हो, यानी कि 80% लोग गरीब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और महज 20% लोग ही है ना वो रिच कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज में सारे लोग अच्छे तरीके से अच्छे हालात में दिखेंगे, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता। इसीलिए किसी इकोनॉमी को देखकर आप नहीं बता सकते कि जो कि उसका एवरेज इनकम ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी, ऐसा केस नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Yes, I agree. ऑब्वियस सी बात है, केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम किसी को कह दें कि वो स्टेट ज़्यादा अच्छा है और कोई स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है तो वो स्टेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसा केस नहीं है। आप अपने भारत देश के 2 स्टेट से ही समझ सकते हो। केरला का पर कैपिटा इनकम लो है, लेकिन वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेरिजन टू हरियाणा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि डेवलपमेंट को कंसीडर करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को भी अकाउंट में लेना पड़ता है जिनकी वजह से डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है। इसीलिए केवल एवरेज इनकम के बेसिस पे हमको ये नहीं बताना चाहिए कि कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर कोई स्टेट कम डेवलप्ड है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। अब देखो प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि मैंने आपको बताया था क्या, ईवी, यानी कि हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। बात समझ में आ रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो। ठीक है, जैसे कि देखो, द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया इंक्लूड फायरवुड, कूल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये अभी प्रेजेंटली हम इस्तेमाल करते हैं। द अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 50 साल के बाद, कैन बी यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, एंड विंड एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ वेरियस एनर्जी फॉर्म्स, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, चाहे हम
सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सूर्य की किरणों की वजह से चार्ज होती है, या फिर विंड एनर्जी की वजह से। जब बड़े बड़े विंड वाले देखते होगे ना, जो वहाँ पे देखते हो, जो चलता है पंखे की तरह, और वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। इवन हाइड्रो एनर्जी भी होती है, जो पानी के फ्लो से हमें बिजली पैदा होती है उसके कारण से, है ना। दिस इज बिकॉज द करंट यूसेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि जो अभी का जो जनरेशन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रूड ऑयल वगैरह, वो क्या होता है, वो वापस से नहीं आ सकता अगर हम उसका ओवर यूज करना शुरू करेंगे तो। इसीलिए हमें दूसरे एनर्जी पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे हम लोग बढ़ भी रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, आज के नेशन में कोई, आज के ज़माने में कोई केवल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, बगैर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हमें इस तरीके से अगर डेवलपमेंट हासिल करना भी है तो इस तरीके से हासिल करना है ताकि डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को बर्बाद ना कर दें, समाप्त ना कर दें। हमें इस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचा रहे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to the discussion of development discuss? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो हमारी इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास मौजूद, वो लिमिटेड मात्रा में होती है। ठीक है, डेवलपमेंट नॉट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री बट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द resources that are available for the people of a country to use. The statement, the earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person, is completely relevant in terms of the development of a country because natural resources are non-renewable resources. क्योंकि जो भी हमें नेचर के द्वारा मिला गया है वो नॉन रिन्यूएबल है। कहने का मतलब है, अगर हमने उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास से। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम टू मीट देयर नीड्स एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। इसीलिए हमें उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो, ना कि हमारा लालच पूरा हो कि हम अपने मन के लिए, अपनी चाहत के लिए सारे चीज़ों को बर्बाद कर दें, है ना। ग्रीड की मतलब क्या होती है? लालच होती है। इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज वाइजली नाउ, अगर हम अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी उन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे या फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और हम ही उन्हें अपने जनरेशन में यूज़ करके ख़त्म कर देंगे, जिसके कारण से डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा और हम डेवलपमेंट आने वाले दिनों में हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका 11th, लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहने का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, और आसपास आपने क्या देखा है? तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? पॉल्यूशन। जो गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जिसके कारण से क्या होता है, तरह तरह के हार्मफुल जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो जाकर रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिसके कारण से पानी दूषित हो जाता है ना। डिफॉरेस्टेशन, धड़ल्ले से पेड़ का काटना, माइनिंग होना, सॉइल इरोजन, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, पहले जैसा जो मिट्टी होता है वो उपजाऊ नहीं होता है ना, अगर हम लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो। द इंक्रीज्ड पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट हैज रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिटेल्ड वे में डेवलपमेंट के बारे में समझा। ठीक है, अगर मैं समराइजेशन के तौर पे बात करूँ तो आज हमने डेवलपमेंट को समझा, और केवल डेवलपमेंट को नहीं समझा बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमने ये भी जाना कि हमारे लिए जो चीज़ें डेवलपमेंट हो वो किसी के लिए डिजास्टर भी हो सकती है। हमने एक ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश की है। उसके बाद हमने जाना जो भी इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के, जैसे कि SDI या फिर पर कैपिटा इनकम, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है, हमारी रैंकिंग क्या है, अभी हमसे बेहतर कौन से नेशंस हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर 9th क्लास के आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉर्टेड हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वीडियो को वापस से जाकर देख सकते हो और सारे आंसर्स को भी रीड आउट कर सकते हो। बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे चीज़ों को आप समझिए, लेकिन आंसर राइटिंग आप अपने
ओन वर्ड में ही कीजिए, ठीक है। इसके कारण से आपकी राइटिंग एबिलिटी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, तो अगर अभी से आपकी प्रैक्टिस होगी आंसर राइटिंग करने की, तो आप और ज़्यादा बेहतर कर पाओगे एग्जामिनेशन में भी। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोज़ आपको आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।